are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन. आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस. पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं. टेस्ट सीरीज इज देयर. रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर. एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं. अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो. तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी. एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो. कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ. आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड. सो गाइज, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 7, इवोल्यूशन. राइट. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं. सो बेसिकली इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, कि अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म्स कैसे आई. राइट. तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे. सबसे पहले अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो था वो एक यूनिक इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स. राइट. यूनिवर्स की बात करें कि यूनिवर्स कितनी पुरानी है, तो यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड. राइट. 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड. किसकी बात कर रहे हैं? यूनिवर्स की. राइट. अगर हम लोग थ्योरी की बात करें कि ऐसी कौन सी थ्योरी थी जिसने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया, तो दैट थ्योरी वाज नेम्ड एज बिग बैंग थ्योरी. राइट. बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्या बताया गया है कि एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था इन फिजिकल टर्म्स. ठीक है. वो इस वजह से यूनिवर्स ने एक्सपैंड किया एंड टेम्परेचर जो था वो नीचे आया, मतलब टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर केम डाउन एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर. और हाइड्रोजन और हीलियम गैस कुछ टाइम के बाद फॉर्म हुई. राइट. अर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो अर्थ जो है दैट हैज बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक. वेरी इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है. यूनिवर्स कितनी पुरानी है, अर्थ कितनी पुरानी है. राइट. अगर हम लोग अर्ली एटमॉस्फेयर की बात करें अर्थ पे, तो अर्थ पे अर्ली टाइम में एटमॉस्फेयर नहीं था. नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ. राइट. वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो थी वो रिलीज हुई थी फ्रॉम मॉल्टन मास कवर्ड फ्रॉम द सरफेस. राइट. ऑक्सीजन जो था दैट वाज कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर गैसेस. राइट. अर्थ की हमने बात कर ली. अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर्स बैक. अर्थ जो थी, अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक. राइट. लाइफ की अगर हम बात करें तो लाइफ जो थी, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स. ठीक है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जैसे ही अर्थ बनी उसके 500 मिलियन ईयर बाद लाइफ अपीयर हुई. राइट. ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक आपकी लाइफ अपीयर हो गई थी. राइट. अर्ली थिंकर्स क्या बोलते थे कि यूनिट ऑफ जो लाइफ है दैट इज नोन एज स्पोर्स. राइट. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड दी स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड टू द डिफरेंट प्लेस इंक्लूडिंग दी अर्थ. राइट. फिर एक ओपेरॉन एंड हेल्डेन की थ्योरी दी गई. ठीक है. ओपेरॉन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग एंड नॉन और लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ठीक है. ओपेरेन एंड हेल्डेन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो थी वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपीयर हुई है. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपके पास RNA, प्रोटीन की आप बात कर सकते हो. राइट. तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट. ठीक है. जो डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनका फॉर्मेशन हुआ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से. ठीक है. अगर हम लोग उस कंडीशन की बात करें तो कंडीशन जो थी अर्थ पे वो थी हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्ट्रोम्स थे. ठीक है. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं था दैट कंटेनिंग मीथेन, NH3 एक्सेट्रा. ठीक है.
In 1953, S.L. Miller, an American scientist, created the similar conditions in the laboratory scale. ठीक है, लेबोरेटरी स्केल में अर्ली एटमॉस्फेयर जिस तरीके का था, अर्ली अर्थ जिस तरीके की थी, उसकी कंडीशंस जिस तरीके की थी, 1953 के अंदर एस.एल. मिलर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने लैब के अंदर सिमिलर कंडीशंस प्रोवाइड करते हुए एक सेटअप लगाया, राइट। उन्होंने क्या किया, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज छोड़ा जिसके अंदर मीथेन था, H2 था, NH3 था और वाटर वेपर था। टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर वाज अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था अर्ली एटमॉस्फेयर, अर्ली अर्थ में, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो थी दैट वाज ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल्स, RNA, प्रोटीन्स, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं। और फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ की अगर हम बात करें, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो अभी तक आपने देखा कि डेटाज आपको दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इनसे भी MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। MCQ क्वेश्चन के लिए आपको ईयर्स याद रखने हैं, नंबर्स याद रखने हैं, राइट, नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, अब थ्योरी। अब हम लोग बेसिकली थ्योरी में जाने वाले हैं, राइट। अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कितनी पुरानी है अर्थ, 4000 ईयर्स ओल्ड है, राइट। Next, based on the observation made during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle round the world, Charles Darwin concluded that existing life forms share similarities to varying degrees not only among life cells themselves but also with life forms that existing millions of years ago. ठीक है, चार्ल्स डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो सी वॉयज पे निकले थे एक सेल शिप पे जिसका नाम था HMS बीगल। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, राइट। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मेनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। There had been extinctions of different life forms in the years gone by, just of new forms of life across a different period of history of Earth. उन्होंने क्या बोला कि ऐसा हुआ है कि काफी टाइम से बहुत सारी स्पीशीज का तो एक्सटिंक्शन हुआ है और जैसे ही उनका एक्सटिंक्शन हुआ है कुछ नई फॉर्म्स भी लाइफ की अराइज हुई हैं, राइट, इन दी हिस्ट्री ऑफ अर्थ की हिस्ट्री में। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए उसके सर्वाइवल को बेटर बनाते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो नेचर के अंदर सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, राइट। तो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल some to survive better in natural conditions would outbreed others that are less enabled to survive under such natural conditions. ठीक है, तो another word used is fitness of the individual. तो इस चीज के लिए उन्होंने क्या बोला कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो नेचर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करती है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अडेप्ट कर लेती है, राइट। और इसी चीज को उन्होंने क्या नाम दिया, फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, कि फिटनेस बता दी उन्होंने किसी इंडिविजुअल की और दी पॉपुलेशन। ठीक है, तो फिटनेस की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, फिटनेस रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, किससे रिलेटेड किया इन्होंने, रिप्रोडक्टिव फिटनेस से। ठीक है, तो इनका स्टेटमेंट क्या आया, फाइनल कंक्लूजन क्या आया कि हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि बेटर फिट हो रहे हैं एनवायरमेंट के अंदर, लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स, मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, राइट। हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी मीन्स जनरेशंस फ्रॉम देन अदर्स। ठीक है, these therefore will survive more and hence are selected by nature. ठीक है, he called it the natural selection, और इन्होंने इसे क्या नाम दिया, natural selection, right? फिर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड वेलिस, वो एक नेचुरलिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया, who worked in archipelago and also come to the similar conclusion around the same time. ठीक है,
नेक्स्ट, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन। हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ, इस तरीके से हुआ, ये कंडीशंस थी अर्ली अर्थ पे, तो एविडेंस क्या है कि हाँ इवोल्यूशन हो रहा है, राइट। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज also proposed by the Ernest Haeckel based upon the observation of certain feature during the embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult। क्या बोलते हैं कि एक एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट मिला है हमें इवोल्यूशन का कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, आप बोल सकते हो कि अर्नेस्ट हैकेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एम्ब्रियोनिकल स्टेज के अंदर कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स, वहां पे मतलब कि एम्ब्रियोनिकल स्टेज के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स, या आप बोल सकते हो सारे के सारे फीचर्स जो होते हैं वो कॉमन देखने को मिलते हैं अमंग दी वर्टिब्रेट्स, जो कि एडल्ट के अंदर एब्सेंट होते हैं, राइट। अगर हम लोग और बात करें तो फॉर एग्जाम्पल वेल्स, बैट्स, चीता, ह्यूमन, ऑल मैमल्स शेयर सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ द बोन्स ऑफ द फोर लिप्स। ठीक है, जितने भी मैमल्स हैं आपके पास, वेल्स हो गई, बैट हो गए, चीता हो गए, ह्यूमन हो गए, ऑल मैमल्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ द फोर लिप्स। ठीक है, आर्म की जो बोन्स होती हैं उनके अंदर सॉरी, डू दीज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन क्या होता है कि इनकी जो फोर लिम्स होती हैं मैमल्स की, अलग अलग मैमल की सबकी फोर लिम्स जो होती है उनका फंक्शन अलग होता है ना। सो दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस इन देयर फोर लिम्स। फोर लिम्स के अंदर इनके पास जो बोन्स होती हैं वो तो सबकी सेम होती है, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है फोर आर्म का, फोर लिम्ब का, वो डिफरेंट होता है। Hence, in these animals, similar structure develop along the different direction। मतलब क्या हुआ कि इन सभी के सभी एनिमल्स के अंदर सेम स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है लेकिन अलग डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ड्यू टू द एडेप्टेशंस ड्यू टू द डिफरेंट नीड्स। कि वही बात आ गई कि जैसा अगर वेल को रूफ के ऊपर लटकने के लिए उसके फोर आर्म्स की रिक्वायरमेंट है तो उसने उस तरीके से अपने फोर आर्म्स का अडेप्ट किया। ह्यूमंस के केस में आर्म्स का अलग रोल है, चीता के केस में उसे भागने के लिए फोर आर्म्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो दिस इज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके के ऑर्गन्स जो हैं उनको आप नाम देते हो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यहाँ देखने को मिल रहा है, एंड होमोलोगस ऑर्गन्स है। ठीक है, ये जो है होमोलॉगी, ये क्या इंडिकेट कर रही है कि कॉमन एंसेस्ट्री प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, होमोलॉगी इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री। अदर एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट हार्ट और द ब्रेन। वर्टिब्रेट के हार्ट हो गए, ब्रेन हो गए। ठीक है, प्लांट्स, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बगनवेलिया एंड कुकुरबिटिया रिप्रेजेंट्स होमोलॉगी। ठीक है, होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देख चुके हैं। वेयर एनालॉगी रेफर्स टू अ सिचुएशन एग्जैक्टली दी ऑपोजिट। ठीक है, एनालॉगी के अंदर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक। ठीक है, दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर दो दे परफॉर्म दी सिमिलर फंक्शंस। मतलब क्या हुआ, एनालॉगस ऑर्गन्स कैसे ऑर्गन्स होंगे जिनके अंदर स्ट्रक्चर तो अलग होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा। ठीक है, इसीलिए एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का इवोल्यूशन शो करते हैं, दे शो द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अदर एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं एनालॉगी के, आई ऑफ ऑक्टोपस, मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, डॉल्फिन्स। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जांपल्स शो कर रखे हैं, राइट। इसके अलावा अनदर एग्जांपल इज फ्रॉम प्लांट्स, स्वीट पोटैटो इज रूट मॉडिफिकेशन जबकि पोटैटो इज स्टेम मॉडिफिकेशन। और ये दोनों ही किसके एग्जांपल हो गए, मतलब स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज द अनदर एग्जांपल ऑफ एनालॉगी, राइट, क्योंकि एक तो रूट का मॉडिफिकेशन है और दूसरा स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ओके, अगर हम लोग नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो एक अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आई थी इस सपोर्ट में कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, तो दैट कम्स फ्रॉम द इंग्लैंड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था कि जो मॉथ थे इन 1850s के अंदर, मॉथ जो थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर व्हाइट विंग्ड मॉथ। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की कंडीशन की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे व्हाइट विंग्ड मॉथ बहुत ज्यादा थे। ठीक है, देन दी डार्क विंड। ठीक है, डार्क विंड मतलब उनके अंदर मेलानिन कंटेंट ज्यादा था, राइट। इन 1920 जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ, बहुत सारा पोल्यूशन हुआ। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ, देयर वर मोर डार्क विंग्ड मॉथ इन द सेम एरिया। ठीक है, द प्रोपोर्शन वाज रिवर्स्ड, राइट। कब, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट।
तो दिस एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ टू द ऑब्जर्वेशन दैट प्रेडेटर्स विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट अ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड। मतलब क्या हुआ कि इस वजह से क्या हुआ कि जो डार्क विंग्ड मॉथ थे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब क्या हुआ, आप बोल सकते हो कि डार्क विंग्ड मॉथ जो थे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप हो गया था, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में डार्क विंग्ड मॉथ को अपने आप को बचाने के लिए, प्रेडेटर्स से बचाने के लिए आसानी मिली, क्योंकि वो अपने आप को डार्क बैकग्राउंड के अंदर अच्छे से इजीली बचा पा रहे थे, राइट। तो क्या लिखा हुआ है कि दिस एक्सप्लेनेशन पुट फॉर टू द ऑब्जर्वेशन वाज दैट प्रेडेटर्स विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट अ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड, ठीक है। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड ट्री ट्रंक बिकम द डार्क, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा बन गया, ट्री ट्रंक कैसा बन गया, डार्क, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट, ठीक है। स्मोक की वजह से, सूट की वजह से जो आपका बैकग्राउंड था, जो आपका ट्री का जो आप बोल सकते हो ट्रंक था, वो कैसा हो गया, डार्क हो गया। अंडर दिस कंडीशन व्हाइट विंग्ड मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू द प्रेडेटर्स। और अगर व्हाइट मॉथ जो थे वो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर अटैच थे, वो वहां पे सर्वाइव कर रहे थे, तो वो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्रेडेटर्स को वो इजिली विजिबल थे, ठीक है। Hence, moths that were able to camouflage themselves, that hide in the background, survived. ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि this understanding is supported by the fact that in area where industrialization did not occur, example in rural areas, the count of melanin moth was low. मतलब डार्क मॉथ की जो आप बोल सकते हो, डार्क मॉथ की जो नंबर था, डार्क मॉथ का जो नंबर था, काउंट था, वो कैसा था, कम था, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, राइट। अब व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। जैसे ही डार्विन जो थे वो गैलापागोस आइलैंड पे मूव कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे, उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन देखी। क्या ऑब्जर्वेशन देखी? कि स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर कॉल्ड दी डार्विन फिंचेस। कुछ स्मॉल ब्लैक बर्ड्स को उन्होंने देखा और उन्होंने बाद में क्या नाम दिया गया, डार्विन फिंचेस, ठीक है। उन्होंने ये जो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी, उन्होंने इनको बहुत ज्यादा अमेज कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या रियलाइज किया कि देयर वर मेनी वैरायटी ऑफ फिंचेस इन दी सेम आइलैंड, कि बहुत सारी वैरायटी की फिंचेस सेम आइलैंड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर, मतलब जो ओरिजिनल फिंचेस थी दे वर सीड ईटिंग, लेकिन उससे बहुत सारी ऑल्टर्ड, आप बोल सकते हो बहुत सारी वेरिएशंस आई और बहुत सारे टाइप की उन्हें फिंचेस देखने को मिली। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग features many other forms with the altered beak arose, enabling them to become the insectivorous and the vegetarian finches, ठीक है। ये जो प्रोसेस थी इवोल्यूशन की, ये डिफरेंट स्पीशीज में हुई इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। और इसी को नाम क्या दिया गया, एडेप्टिव रेडिएशन। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, कि डिफरेंट स्पीशीज का इवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है एक पर्टिकुलर, एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में, स्टार्टिंग from a point and radiating to the other geographical regions, right? और इसी को नाम क्या दिया गया, एडेप्टिव रेडिएशन। तो आप बोल सकते हो डार्विन फिंचेस एंड एज वेल एज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो होते हैं, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, दे बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। ये देखो, एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर आपको मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल, अगर हम लोग बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करें, द एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज द नेचुरल सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डार्विन की जो थ्योरी थी दैट अबाउट द एवोल्यूशन इज द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इवन बिफोर डार्विन अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क had said the evolution of life from form had occurred but driven by the use and disuse of organs, ठीक है। लेमार्क नाम की एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला, एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट है, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो इवोल्यूशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल किसका लिया, जिराफ का। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जिराफ की नेक जो है वो किस तरीके से लंबी हुई, क्योंकि पेड़ जो थे उनकी हाइट ऊंची थी, तो जिराफ को फूड खाने के लिए, उसे लीफ खाने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ता था, तो वो अपनी गर्दन का बहुत ज्यादा यूज ले रहा था, राइट। तो वो जब गर्दन को स्ट्रेच कर रहा था तो धीरे धीरे विद टाइम क्या हुआ कि जो जिराफ पैदा हो रहे थे कुछ टाइम के बाद, आप बोल सकते हो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उनकी नेक जो थी वो लंबी होने लगी।
राइट। तो ये था किसकी थ्योरी थी, ये आपके पास थ्योरी थी लेमार्क की, राइट। He gave the example of giraffe who is an attempt to forage the leaf of tall trees had to adapt by the elongation of their neck, ठीक है। इसके बाद आते हैं माल्थस। माल्थस भी इन्फ्लुएंस थे फ्रॉम डार्विन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर फैक्चुअल, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन किन ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड थी, ऑन द फैक्चुअल, ठीक है। For example, natural resources are limited, populations are stable in size except for the seasonal fluctuations. Member of the population vary in the characteristics, right? नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, कि मैकेनिज्म किस तरीके से हुआ। तो ह्यूगो डी वेरीज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस पे वर्क किया, बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन द इवनिंग प्रिमरोज। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है। उन्होंने किस पे काम किया, इवनिंग प्रिमरोज पे। बॉट फोर टू द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। अब उनको किस चीज का आइडिया आ गया, म्यूटेशन का, ठीक है, कि लार्ज डिफरेंस जो होते हैं वो पॉपुलेशन के अंदर सडनली आते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डिवेरीज बिलीव दैट म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन एंड हेंस इट इज नोन एज सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब क्या हुआ, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। किसने नाम दिया, ये ह्यूगो डी वेरीज ने, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पर्टिकुलर गिवन पॉपुलेशन के अंदर one can find out the frequency of the occurrence of the allele of a particular gene or a locus, ठीक है। ये जो frequency होती है ये फिक्स रहती है, ठीक है, even remain the same throughout the generation। हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल जो है वो स्टेट करता है इस चीज की एक एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल बोलता है कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर वो स्टेबल होती है एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम द जनरेशन टू द जनरेशन, ठीक है। द जीन पूल, टोटल जीन्स इन द अलील इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। टोटल जीन्स और अलील्स जो होती हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और इसे नाम दिया गया जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ये जो सम टोटल होता है पूरी अलीलिक फ्रीक्वेंसी का, दैट इज इक्वल्स टू द 1, राइट। देखो क्या है हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या है, दैट इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्या बताता है ये कि यहां देखो, in a diploid p and q represent the frequency of allele a and allele small a, ठीक है। frequency of capital A is simply p square, okay। this is simply stated in another ways, that is probability of the allele A with a frequency of p appears on the both chromosome of the diploid individual, simply the product of the probabilities, that is p square, ठीक है। तो जो सिंपली आप बोल सकते हो, जो सिंपली आपको अलील मिलने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल a स्मॉल की बात करें तो q स्क्वायर, और अगर कैपिटल A स्मॉल a अलील मिल रही है तो दैट इज नोन एज 2pq। तो क्या बोल सकते हो आप सिंपल वर्ड्स में, p स्क्वायर जो है दैट रिप्रेजेंट्स द कंडीशन विथ व्हाट, कैपिटल A, ठीक है। q स्क्वायर की बात करते हो तो q स्क्वायर स्मॉल a अलील आ गई। 2pq की बात करते हो तो दैट विल रिप्रेजेंट कंडीशन कैपिटल A एंड स्मॉल a, ठीक है। इन तीनों का जो सम टोटल है, ठीक है, इन तीनों का जो सम टोटल है दैट इज इक्वल्स टू दी 1। तो इक्वेशन क्या बन के आई आपके पास, p स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज व्हाट हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम और इक्वेशन, ठीक है। अब ब्रीफ अकाउंट की बात करी जाए अगर इवोल्यूशन की, तो अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। सम ऑफ दीज सेल्स हैज एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन, राइट। स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो थे मल्टी सेल्यूलर लाइफ फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुए 500 मिलियन ईयर्स अगो। इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। जॉलेस फिशेस की बात करी जाए तो 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले इवॉल्व हुई। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स जो थे वो 320 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे, राइट। Fish with stout and strong fins could move on the land and go back to the water. This was about 350 million years, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डेटा आपको याद रखने हैं। In next few 100 million years or so, reptiles or different shapes and size
ऑन द अर्थ. ठीक है, जाइंट फॉर्म्स जो थे दैट इज नोन एज टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट ऑल फेल टू फॉर्म कोर डिपॉजिट स्लोली. ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसकी, डायनासोरस की, तो द बिगेस्ट ऑफ देम जिसका नाम था टायरानोसोरस. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है. Tyrannosaurus rex was about 20 feet in height and had huge hornstorm dagger deer like teeth. ठीक है, 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर जो थे वो सडनली डिसअपियर हो गए. कहां से? अर्थ से. फर्स्ट मैमल वर श्रियूस. ठीक है, मैमल्स कैसे होते हैं? विविपैरस, मतलब अनप्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी. ठीक है, अब ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे इस पैराग्राफ से पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर. राइट, सो 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स जो थे, जिसके अंदर आप इंक्लूड करते हो ड्रायोपिथेकस एज वेल एज रामापिथेकस, वर एग्जिस्टिंग. ठीक है, ये कैसे थे? हेयरी थे, गोरिल्लास और चिंपैंजीज की तरह वॉक करते थे. रामापिथेकस वाज मोर लाइक मैन लाइक. ठीक है, रामापिथेकस कैसे थे? मैन लाइक. जबकि ड्रायोपिथेकस जो थे दे वर मोर लाइक एप लाइक. ठीक है, कुछ फॉसिल्स पाए गए हैं. मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इथियोपिया एंड द टेंजानिया. ठीक है, these revealed hominid features leading to the belief that 3 or 4 million years ago man-like primates were walked in the eastern Africa. ठीक है, they were probably not taller than the 4 feet. हाइट कितनी होगी इनकी? 4 फीट से ज्यादा नहीं थी. ठीक है, लेकिन वॉक अप राइट. ठीक है, चल सकते थे सीधे. 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स. ठीक है, एविडेंस क्या शो करते हैं कि ये हंटिंग करते थे विद स्टोन वेपन्स. ठीक है, और क्या ईट करते थे? फ्रूट्स ईट करते थे. ठीक है, दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग एंड द होमिनिड वॉज कॉल्ड द होमो हैबिलस. ठीक है, एक ऐसा क्रिएचर जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग था, उसे क्या नाम दिया गया? होमो हैबिलस. ब्रेन कैपेसिटी की बात करी जाए तो ब्रेन कैपेसिटी थी अराउंड 650 to 800 cc. ठीक है, ये मीट ईट नहीं करते थे. दैट मीन्स कि ये कैसे थे? वेजिटेरियन थे. फॉसिल्स कहां से मिले? फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन द 1891 रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज दैट इज होमो इरेक्टस अबाउट द 1.5 मिलियन ईयर्स अगो. होमो इरेक्टस की जो आप बोल सकते हो ब्रेन कैपेसिटी थी दैट वाज 900 cc. लार्ज ब्रेन था इनके पास. ओके, होमो इरेक्टस जो थे वो मीट खाते थे. नीदरलैंड मैन्स आए जिनका ब्रेन साइज था 1400 cc. ठीक है, कहाँ रहते थे? नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन दी 1 lakh to the 40,000 years back. दे यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी. ठीक है, मतलब हाइट लेते थे. ठीक है, और इनके अंदर जो जिनकी डेथ हो जाती थी, जिन भी मैमल्स की आप बोल सकते हो, जिन भी ऑर्गेनिज्म में डेथ हो जाती थी, उन्हें ये बरी करते थे. ठीक है, Homo sapiens arose in Africa and moved across the continents and developed into the distinct races. Right? Prehistoric cave art developed about the 18,000 years ago. One such cave painting was prehistoric human can be seen in Bhimtaka rock shelter in the Raisin district of Madhya Pradesh. ठीक है, एग्रीकल्चर जो आई थी वो 10,000 years back देखने को मिला. Right? So this was all about today's lecture guys. I hope evolution के बारे में आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी. Till next video, stay tuned. Thank you very much.